हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन वापस से एक वीडियो लेके आए हैं, एक सेशन लेके आए हैं जिसमें डिस्कस करेंगे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024। इसके रिगार्डिंग सभी कैंडिडेट्स के आप लोगों के डेली जो क्वेरीज है वो रहती है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है वो कब आने वाली है और कितना आपको टाइम मिलेगा कि आप लोग इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग आपके जो भी क्वेश्चन हैं उन सभी का अपन डिस्कस करेंगे आज। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कब आएगी भर्ती, ठीक है ना। दूसरा अपन देखेंगे कि आप किस ब्रांच से हो, किस सब्जेक्ट से हो, तो वो आपका अलग अलग रहेगा, उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। फिर आएगा कि एग्ज़ाम जो है वो कब तक होने की संभावना रहेगी, मतलब आपको टाइम कितना मिलेगा, ठीक है। तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अपन चलते हैं अपने ब्लैंक बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले अपन देखेंगे कि आप लोग किस चीज़ के लिए अपन आज का सेशन रहेगा। तो ये रहेगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और 2024 वाला। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अपन लेके चलते हैं, वैकेंसी कब तक आएगी। पहला सवाल ये है आपका। इनमें से इसका आंसर अपन दे सकते हैं कि वैकेंसी जैसी न्यूज़ आ रही है, डेली अपडेट आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी आरपीएससी के द्वारा भी कई बार इसका अनाउंस किया गया है कि जल्द ही आरपीएससी की वैकेंसी जो फर्स्ट ग्रेड की वो आने वाली है, या फिर माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा भी कई बार जो चार्ट है वो जारी कर दिया गया है कि टोटल वैकेंसी में से कितनी वैकेंसी अभी खाली पड़ी है। उसके अकॉर्डिंग जल्द ही हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भर्तियां हैं वो अभी जारी करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, एक आइडियल में बता सकता हूँ आपको कि वैकेंसी कब तक आएगी। तो आप लोग ये मान सकते हो अभी जो अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं अक्टूबर से नवंबर 2024, इस महीने तक, अक्टूबर से नवंबर 2024 तक हो सकता है आपके कि इसकी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाए, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट पे अपन चलते हैं, वैकेंसी में पद कितने पद आएंगे। अपन खास तौर से बात कर रहे हैं यहाँ पर बायोलॉजी की, कि बायोलॉजी के कितने पद आने की संभावना है या फिर टोटल पद कितने आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप टोटल पद की बात करते हो तो अभी जो, जैसे मान लो कि आरपीएससी के अकॉर्डिंग या फिर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अकॉर्डिंग अपन देखें तो अभी जो वैकेंट है किसके, फर्स्ट ग्रेड के, लगभग 15,000 से 17,000 के आसपास अभी भी पद कितने हैं, वैकेंट है, ठीक है। इनमें से आधे जो पद है वो किससे भरेंगे, डीपीसी, ठीक है ना। इनका सेकंड ग्रेड का जो प्रमोशन है वो किस में कन्वर्ट होगा, फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो उसमें फिलअप हो जाएंगे। उसके बाद जितने पद बचेंगे वो टोटल पद भी नहीं निकलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे अपन देखेंगे तो लगभग आपके वापस से वही 4,000 से लेकर 5,000 के पद आने की संभावना रहेगी। कितनी वैकेंसी आएगी, तो भी आपके वैकेंसी आएगी तो 4,000 से 5,000 वैकेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो सकती है, लेकिन इससे ऊपर वैकेंसी नहीं आएगी। इससे कम होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है, कम रहेगी लेकिन ज़्यादा नहीं आएगी इससे। दूसरी चीज़ अपन देखेंगे, तीसरा पॉइंट अपन, एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना रहेगी, ठीक है ना। एग्ज़ाम की संभावना, कब तक एक्सपेक्टेशन है कि एग्ज़ाम हो। तो आप लोगों के लिए देखो, ये जो टाइम और ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड आप दोनों के बीच का टाइम पीरियड है जहां से आपको प्रिपरेशन करने का टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन जब जारी होगा, नोटिफिकेशन जारी होते ही इसमें एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, एग्ज़ाम की डेट उसी वक्त नहीं आएगी और ये एग्ज़ाम 2024 में नहीं होगा, ये एग्ज़ाम होगा लगभग 2025। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कब होगा, 2025 के अंदर ये एग्ज़ाम होगा। और 2025 में भी अगर आप देखोगे तो ये जनवरी फरवरी में भी नहीं होगा एग्ज़ाम इतना,
इतना जल्दी नहीं होने के कारण से यहाँ पे मार्च के बाद, यहाँ पे अप्रैल के बाद में एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी, क्योंकि मार्च और फरवरी में जो एग्जामिनेशन की 12th क्लास के जो बोर्ड के एग्जामिनेशन रहते हैं वो चलते हैं। इसका मतलब ये एग्ज़ाम जाएगी तो डायरेक्ट जाएगी फिर आपके अप्रैल मई के पास, मई या जून के पास में जाने की संभावना रहेगी। इसका मतलब लगभग आपके पास यहाँ से लेकर जो टाइम बचेगा वो आपका 10 मंथ। अभी भी आपके पास कितना टाइम बचेगा? लगभग 10 मिनट का टाइम, 10 मंथ का टाइम अभी भी आपके पास में है कि फॉर्म जब निकलेंगे यहाँ से लेकर और जब आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी यहाँ तक, तब तक आपके पास में अभी इतना टाइम बाकी है। अब अगला सवाल अपन चाहते हैं कि भी आपको पूरा आइडिया लग गया है कि ऐसा ऐसा एग्ज़ाम होगा, इतनी वैकेंसीज लगभग आएगी और एग्ज़ाम भी संभावना है कि यहाँ से यहाँ तक एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी। अब आपके पास में टाइम की बात करें अपन कि अब आपकी प्लानिंग क्या हो। सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी सक्सेस होने के लिए, किसी भी लाइन में जाने के लिए आपका कि आप लोगों की प्रैक्टिस, आप लोगों की प्लानिंग कितनी परफेक्ट है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग अगर अपन आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्ज़ाम होगा 2025 में। 2025 में भी अपन माने अप्रैल से मई के बाद ये एग्ज़ाम आपकी संभावना है। अब अपन देखेंगे आपके पास कि आपकी तैयारी की रणनीति क्या हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब आपने क्या प्लानिंग कर रखी है कि आप लोगों का सिलेक्शन होना पक्का हो। देखिए, हर कोई कैंडिडेट, इतनी बड़ी रेस है, इतने लोग कॉम्पिटिटिव हैं और सभी अच्छी मेहनत और अच्छी ईमानदारी के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सिलेक्शन फिक्स है। हाँ, बायोलॉजी की मैं वैकेंसी बताने वाला था कि बायोलॉजी से अपन डिस्कस करने वाले थे कि बायोलॉजी की कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो अगर अपन केवल बायोलॉजी की अगर अपन देखेंगे तो वही है लगभग 100 से 150, ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएगी। 100 से 150 की वैकेंसी आने की संभावना रहेगी, इसकी कम ही आएगी। ठीक है ना। अब अपन देखेंगे कि आपके पास में रणनीति कैसी है, आपने प्लानिंग कैसे की है। सबसे इम्पोर्टेंट है कोई भी कैंडिडेट जो प्रिपरेशन करना चाहता है कि उसके माइंड के अंदर क्या हो, प्लानिंग हो। प्लानिंग सबसे ज़रूरी है। प्लानिंग में कौन सी चीज़ें आपको ऐड करनी है। सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, एग्ज़ाम का पैटर्न। एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न को समझना आपको ज़रूरी है कि कितने क्वेश्चन किस पोर्शन से आते हैं, कौन से पेपर में मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है, कौन से पेपर में कौन से टॉपिक आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन से ऐसे पोर्शन हैं जिनमें से आपको 100% देना है और वहाँ से मैक्सिमम मार्क्स आप अपटेक कर सकते हो। ये सभी चीज़ें आपकी प्लानिंग होगी। एग्जामिनेशन पैटर्न यदि आपको पता होगा उसके बेसिस पर। दूसरी चीज़, आपको सिलेबस का परफेक्ट ज्ञान। सिलेबस को आपको इतना डीपली स्टडी करना है, हर लाइन हर चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिलेबस का ज्ञान होना सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन तभी आपका होगा जब आपको पूरे सिलेबस की एक एक लाइन के नोट्स, एक एक लाइन के बारे में आपको पता हो और प्रत्येक लाइन में से आपको ये पता हो कि इसमें से क्वेश्चंस कौन से आए हुए हैं या कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। दूसरी चीज़ है आपकी प्रीवियस एग्ज़ाम का एनालिसिस कि पहले जो भी एग्ज़ाम हुई है, जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फर्स्ट ग्रेड के आपकी अपन बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ग्रेड में आज तक कितनी एग्ज़ाम हुई है। तो अभी तक अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे लगभग आपको 5 एग्ज़ाम का रिकॉर्ड आपके पास में मिल जाएगा। 5 एग्ज़ाम को आपको क्या करना है, सिर्फ उनके पेपर का लास्ट में एनालिसिस करना है कि लास्ट में 5 एग्ज़ाम के जो सिलेबस हैं
उनमें से क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे एक अपन देखेंगे कि आपका जो पेपर पैटर्न आपको समझना होगा यहाँ से कि पेपर पैटर्न जो है वो कितने होते हैं कि भी 2 पेपर होते हैं, जिसमें से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, 2 पेपर आपके सामने होंगे। ये वाला जो पेपर है वो किसका होगा, जीके का होगा, और ये पेपर किसका होगा, सब्जेक्ट का होगा। अब आपको ये प्लानिंग करनी है कि जीके में जो जीके होता है वो कितने नंबर का आता है, यहाँ पर कितने क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर 2 नंबर का होगा। इसका मतलब 150 मार्क्स का ये पेपर आता है। सेकंड सेम पेपर अगर आप देखोगे कि अपन किस सब्जेक्ट से हैं, तो अपन बात कर रहे हैं बायोलॉजी से। अब बायोलॉजी के इसमें जो क्वेश्चन आते थे अभी तक वो कितने आते थे, 120 प्लस 30 क्वेश्चन जो आते थे वो किसके आते थे, साइकोलॉजी के आते थे। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आते थे आपके पास में 150 × 2, इसका मतलब सेकेंड पेपर कितने का होता था, 300 का पेपर होता था। अब अगर अपन देखेंगे कि इसमें जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है वो उठा के यहाँ पे किस में ऐड कर दिया गया है, इस पेपर में ऐड कर दिया गया है। पेपर चाहे किस में भी ऐड हो, जब आपका पेपर नोटिफिकेशन आएगा रिक्वायरमेंट का, रिक्रूटमेंट का, आपका नोटिफिकेशन जब आएगा उसके अंदर सिलेबस जब मेंशन होगा, या सिलेबस हो सकता है पहले अपडेट कर दिया जाए, सिलेबस हमेशा पहले अपडेट हो जाता है, तो सिलेबस जैसे ही अपडेट होगा उस टाइम में आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा कि पेपर फर्स्ट में क्या मेंशन है, पेपर सेकंड में केवल सब्जेक्ट का होगा, या फिर साइकोलॉजी के बजाय यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में कोई दूसरी सब्जेक्ट ऐड की जाएगी, हो सकता है एजुकेशन मैनेजमेंट ऐड की जाए, या जो भी इनका पैटर्न होगा वो आपको आइडिया लगाना है। इसका मतलब आपको जो पेपर, टोटल पेपर जो है वो कितने का है, 450 मार्क्स का है, ये आपको देखना है। इसके साथ में अगला पॉइंट अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1, अब अपन देखेंगे यहाँ पे 5th पॉइंट। 5th पॉइंट में आपको क्या देखना है, लास्ट ईयर की कट ऑफ। कट ऑफ का एनालिसिस, आपको कट ऑफ का एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपन 450 में से कितने नंबर लाएं कि अपना कट ऑफ के अंदर हो। आपकी अलग अलग कैटेगरीज जो है उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जितनी भी एग्ज़ाम हुई है अभी लास्ट में उन सभी का कट ऑफ का एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी आप सिलेक्शन के पास में पहुंचोगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन कर लेनी है। अगला पॉइंट आपको देखोगे यहाँ पे कौन सा पॉइंट आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पेपर, कौन सा पेपर स्ट्रॉन्ग है, या कौन सा पेपर के कौन सा पार्ट सबसे आपका स्ट्रॉन्ग है। जैसे मान लो अपन फोकस किस पे करें स्ट्रॉन्ग पेपर में, खास तौर से तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बायोलॉजी है उस पे आपको क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपको मैक्सिमम नंबर यहाँ से मिल सके। इसके अलावा यदि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे 7 नंबर अगर आप देखोगे तो आपको ये याद रखना है कि जीके का जो पेपर है इस पेपर में से कौन से चीज़ों को आपको मेन ध्यान में रखना है। जैसे अपन देखेंगे यहाँ पे हिस्ट्री के ऊपर सबसे मेन फोकस आपका होना चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। इसके अलावा आपका साइकोलॉजी, इसका मतलब आपको साइकोलॉजी के ऊपर आपका क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। इसका मतलब ये चीज़ें जो हैं जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दिला सकती हैं। दूसरा आपका अगर अपन देखेंगे, अगर आपका रीजनिंग वाला पोर्शन देखेंगे, या हो सकता है किसी कैंडिडेट की मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी कैंडिडेट की हिंदी स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो,
तो अपने अकॉर्डिंग अलग अलग कैंडिडेट अपना स्वयं का एनालिसिस करें, उसी के अकॉर्डिंग अपनी रणनीति जो है वो आपको बनानी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। देखो, अब आपको जब भी किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव की आप प्रिपरेशन करते हो, आपको 10th आपके पास में कितने महीने बचेंगे, लगभग आपके पास में कितने मंथ है यहाँ पे, तो आपके पास में लगभग 10 मंथ आपके पास में रहते हैं। 10 महीने में से आपको कैसे डिवाइड करना है कि भाई मुझे जीके को कितना टाइम देना है और आपको बायोलॉजी को कितना टाइम देना है, कि आपके कट पिट के मार्क्स आए तो भी आपको कट ऑफ से कितने ऊपर होना चाहिए। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ होती है उससे हमेशा 30 से 40 मार्क्स कैसे होने चाहिए, अबव होने चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि हर बार का आप कट ऑफ उठा के देखोगे, हर बार कंपटीशन बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ सीट्स कम होती जा रही है, और कंपटीशन बढ़ेगी तो सीधी सी बात है मेरिट है वो बढ़ती जाती है। नॉलेज भी लोगों का बढ़ रहा है, ठीक है ना, पढ़ने का जो रिसोर्सेस है वो भी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए कंपटीशन हमेशा बढ़ती ही जाएगी। और आपको ये प्लान करना है कि मुझे 10 महीने के अंदर जीके में से कैसे मैनेज करना है कि मिनिमम आपके जो क्वालिफिकेशन है वो तो क्या है 40% है, ठीक है। 40% से अबव आपके कितने मार्क्स आप ला सकते हो, तो आपको भले ही कैसे भी करना हो, तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जीके के लिए खास तौर से साइंस वाले जो भी कैंडिडेट है वो कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। क्योंकि सेल्फ स्टडी करने आप बैठोगे तो कंप्लीट एक बार में, यदि आपने सेल्फ स्टडी मतलब कोचिंग कहीं से ले रखी है, देन सबसे बेस्ट आप सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस कीजिए। सेकंड, अगर आप लोग फ्रेशर स्टूडेंट हैं, फर्स्ट टाइम आप फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें क्या नहीं करें, तो कोई भी एक बेसिक कोचिंग आप ले सकते हो सके वहाँ तक आपको कोचिंग लेनी है ऑफलाइन, ठीक है ना। ऑनलाइन से ज़्यादा बेस्ट रहेगी आपके लिए, ऑफलाइन आपको कोचिंग की कोशिश करो। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ही बड़ी कोचिंग ऐसी हो, जयपुर की हो, बहुत बड़ी कहीं की हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी लोकल सिटी के अंदर यदि कोचिंग हो और पूरा सिलेबस अगर वो करवाते हो तो वहाँ से आप कोचिंग ले सकते हो। क्योंकि कोचिंग जो है वो एक आपकी क्या है, रेगुलरिटी बनाता है। क्या बनाता है, एक रेगुलरिटी बनाता है कि ये स्टडी करना है और ये मेथड होता है पढ़ने का, और ये चीज़ें इसमें आती है, वो सभी चीज़ें आपको पढ़ना है। और इसके साथ में आपको क्या चाहिए, डेडिकेशन जो होता है वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी लगन कितनी है, मेहनत कितनी है आप में, आपकी तड़प कितनी है, वो चीज़ें आपको डिपेंड करना है। तो ये जो सिलेबस है वो आपको टाइम टू टाइम कितने मंथ में आपको कवर करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे आपको मैनेज करना है दोनों को वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर डे में आपके पास टाइम कितना है वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हो, है ना, जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हो उसके साथ में उसके एमसीक्यू जरूर सोल्व कर लेने हैं, ठीक है ना। एमसीक्यू दो प्रकार के होते हैं, एक तो टॉपिक वाइज होते हैं, एक टॉपिक वाइज ऐसे भी होते हैं जो PYQ प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं वो भी कैसे होते हैं, टॉपिक वाइज होते हैं, वो आप सोल्व करें, ठीक है। जितनी थ्योरी आप सोल्व कर रहे हो उसके साथ साथ में PYQ आप ज़रूर सोल्व करें। उसके साथ में हो सके अगर आपको मिले तो आप टेस्ट सीरीज के ऊपर भी फोकस कर सकते हो, लेकिन टोटली कोचिंग के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है। सिलेक्शन उसी कैंडिडेट का होगा जो लास्ट में सेल्फ स्टडी के ऊपर क्या करेगा, फोकस करेगा, ठीक है ना। सिलेक्शन उसी का होगा। बायोलॉजी में तो अपन सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि सबसे मैक्सिमम चांसेज में जो भी कैंडिडेट हो, अगर आप लोगों ने MSc की है, रियल में MSc की है, तो आपको किसी भी कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ सेल्फ स्टडी के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है, सिर्फ सेल्फ स्टडी, ठीक है ना। आपको सिलेक्शन दिलाने का एक ही रास्ता है, सेल्फ स्टडी में। मैं कह रहा हूँ अभी भी किसी भी कैंडिडेट को यदि सिलेक्शन रियल में सिलेक्शन लेना है,
क्योंकि कॉम्पिटिशन इतनी ज़्यादा है, अगर थोड़ा सा भी आप इग्नोर करोगे, थोड़ा सा भी रास्ता से भटक गए आप, थोड़े से भी कोचिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, आप लोगों ने MCQ सोल्व नहीं किया है, आप लोगों के माइंड में प्लानिंग नहीं है एग्जाम के प्रति, आपने सिलेबस को नहीं समझा, आपने पेपर पैटर्न को नहीं समझा है, आपने मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए यदि आपने उनको रियल में फोकस नहीं किया है तो आपके सिलेक्शन की संभावना नहीं होगी। यदि एक बार सिलेक्शन नहीं होगा तो डायरेक्ट निकल जाएगी वैकेंसी, और वैकेंसी आएगी वापस से, तो इस वैकेंसी को 2 साल लगेगी, अगली को 3 साल बाद वैकेंसी आएगी। इसका मतलब लगभग आपको 5 साल पीछे चले जाओगे आप। तो सीधी सी बात है, जिस कैंडिडेट के पास में 5 साल अभी भी बाकी है वही कैंडिडेट लूज बरते हैं इस चीज़ को। अदरवाइज किसी को भी वक्त की वैल्यू, थोड़ी सी भी अगर आपको वक्त की वैल्यू है तो आप लोग इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इसी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन लेकर आप लोग ज्वाइन करेंगे। और आप लोगों को मैं इंटरव्यू के लिए ज़रूर बुलाऊंगा अपने चैनल के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन देखेंगे इसकी सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करना है। और रियल में किसी को सिलेक्शन, अभी भी मैं कह रहा हूँ किसी को सिलेक्शन की आवश्यकता है तो सबसे पहले NCERT 11th और 12th के ऊपर फोकस करो भाई। 11th और 12th के NCERT अच्छे से घोड़ के पी लो, लाइन टू लाइन आप पढ़ लो, NCERT के MCQ है वो सोल्व कर लो। इसके साथ साथ में आपको क्या करने हैं, एलन के जो मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स केवल एलन के कोई ज़रूरी नहीं है भाई, कोई भी नीट के मॉड्यूल हो वो आप परचेज कर सकते हो। उसके MCQ प्लस उसकी जो थ्योरी है वो सभी आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन के ये दोनों आधार हैं, जिस कैंडिडेट के ये दोनों आधार अच्छे से स्ट्रॉन्ग किए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने अच्छे से की है, PYQ आपने ज़्यादा सोल्व किए हैं, टॉपिक वाइज जीके पे आपने अच्छे से फोकस किया है, हर टॉपिक को आपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना रखा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा की है तो ही आपका सिलेक्शन संभावनाएं ज़्यादा बढ़ेगी। PG लेवल के लिए अपनी बुक अवेलेबल है जो आप लोग परचेज की होंगी, नहीं की है तो परचेज कर सकते हो। इसके अलावा CBH की बुक मैंने आपको बताई रखी है कि CBH की बुक ले लो। इसके अलावा अगर आपको सेल्फ स्टडी में ही अपन है तो आप YouTube से आप वीडियो देख सकते हो, जो मैं भी रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ, MCQ भी सॉल्व करवा रहा हूँ, तो मैं भी काफ़ी हेल्प आप लोगों की कर दूंगा। जल्द ही मैं आप लोगों के लिए इथोलॉजी के नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर रहा हूँ, 5 से 10 दिन के अंदर आपको इथोलॉजी के नोट्स हैं वो अवेलेबल होंगे। और इथोलॉजी के वीडियो हालांकि मैंने बना रखे हैं, फिर भी मैं आप लोगों को ऐप के थ्रू इथोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें 10 वीडियो के अंदर कंप्लीट कराऊंगा, जो ऐप के ऊपर मैं डालूंगा, क्योंकि इथोलॉजी के यूट्यूब के ऊपर तो मैंने बना रखे हैं, अब मैं ऐप के ऊपर 10 वीडियो है वो बना के डालूंगा, साथ में आपके नोट्स है वो भी डालूंगा PDF फॉर्मेट में, वो भी वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो इस प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए चैनल के ऊपर, डेली अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली आप लोग MCQ कर रहे हैं अपन, और टॉपिक जो भी बेस्ट टॉपिक होता है वो भी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप लोग रेगुलर जुड़े रहते हो, रेगुलर सेल्फ स्टडी पे बिलीव करते हो, तो मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए, डेली अपन डिस्कस करेंगे और आप लोगों का सिलेक्शन इस बार पक्का होगा। इसी के साथ आज का अपना वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में रेस्पॉन्स जरूर देके जाइए। थैंक यू गाइज।